हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों को हिंदी ग्रामर बताने वाले हैं, जो कि हिंदी ग्रामर आप लोगों को एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए एग्जाम का व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, या तो आप क्लास 6 में पढ़ रहे हो, क्लास 8 में पढ़ रहे हो, या 9th में पढ़ रहे हो, या तो 10th में हो, या तो आप 12th का एग्जाम देने वाले हो। तो कहीं ना कहीं ग्रामर का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप अगर 6 में है तो भी ग्रामर आपको पढ़ना है, क्लास 7 में है तो भी ग्रामर आपको पढ़ना है, और 12th में तो भी आपको ग्रामर, या तो बोर्ड का एग्जाम 2025 में देने के लिए तैयार है तो उसमें भी आप लोगों को ग्रामर की आवश्यकता होती है। तो आज हम आप लोगों को ग्रामर बताने वाले हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण या अक्षर। क्या बच्चों, वर्ण या अक्षर की बात हम कर लेते हैं कि वर्ण या अक्षर किसे कहेंगे। बात कर लेते हैं इससे पिछले वाला वीडियो में, दो मेरा वीडियो है, एक भाषा और एक शब्द के बारे में। तो इस दोनों को हम बता चुके हैं, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो दोनों देख लिए होंगे। अगर अभी तक वो दोनों वीडियो आप नहीं देखे तो वहां से जाकर के ये दोनों वीडियो को आप लोग आसानी से देख सकते हैं। क्लास 10th करके 12 क्लास 10 ऑल बोर्ड हिंदी ग्रामर ऑल बोर्ड करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जाके पूरा हिंदी ग्रामर का पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों की हिंदी ग्रामर में, है ना। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपको दोस्त होंगे अगर अभी तक ग्रामर नहीं पढ़े तो उनको ग्रामर जरूर सीख जाएंगे। और क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आप लोगों को तैयारी कराई जाती है, और क्लास 6 से लेकर 10th तक का NCERT का मैथ बताया जाता है, या सोशल साइंस हो या साइंस हो, ऑल सब्जेक्ट का ही बताया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं बच्चों कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण या अक्षर की बात कर लेते हैं। क्या है वर्ण या अक्षर। तो वर्ण या अक्षर हम कैसे समझ पाएंगे कि वर्ण किसको बोलेंगे, अक्षर। इससे आपको जानते हैं कि वर्ण से आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको एग्जाम के व्यू से देखें तो क्लास 10th हो या 12th हो, इसमें आपको बहुत सारे सवाल पूछा जाता है। तो चलिए हम एक एक करके हम सारा को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला मेरा है क्या कि वर्ण, वर्ण कहेंगे किसे, है ना। आखिर जो वर्ण है तो वर्ण किसे कहेंगे, है ना। तो वर्ण किसे कहेंगे, तो अब हम देख लेते हैं वर्ण का परिभाषा हम जानते हैं, कह रहा है कि भाषा को वह छोटे से छोटा भाग, क्या कर रहा है, भाषा का वह छोटे से छोटा भाग जिसके खंड या टुकड़ा ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण या तो अक्षर बोलते हैं। या तो वर्ण को खंड या टुकड़ा आप नहीं कर सकते हैं, उसी को वर्ण बोलेंगे या तो अक्षर बोलेंगे, ठीक है। जैसे की बात कर लेते हैं तो जैसे में कौन कौन आ जाएगा, जैसे में हम बात कर लेते हैं, आग को टुकड़ा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। आग को टुकड़ा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ई का टुकड़ा किया जा सकता है, नहीं। हर्षा ई का टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, इत्यादि और सारे शब्द हैं, ठीक है। और सारे शब्द है जिसको टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं। तो अब हम समझ ये होंगे कि वर्ण या अक्षर का परिभाषा किसको बोलेंगे। तो हम सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं, तो इसको हम भाषा को वह छोटे से छोटा भाग जिसको खंड या टुकड़ा ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो वर्ण या अक्षर कहते हैं, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए एक मेरा छोटा सा नोट लिखा हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होता है उसे हमें वर्ण कहते हैं। जैसे आ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ये क्या है, वर्ण का सबसे छोटा इकाई है। तो अगर हम बात कर लेते हैं, अगर वर्ण की इतना बात जान गए तो वर्ण की विशेषता भी जान लेते हैं कि आखिर वर्ण की विशेषता क्या क्या होता है, इसमें गुण क्या होता है। अगर कोई बात कर लेते हैं, अगर ये बात कर लेते हैं, इस पेन की बात करते हैं तो इस पेन में कोई ना कोई विशेषता होगा, कोई ना कोई गुण होगा। तो गुण क्या है या विशेषता क्या है, तो गुण या विशेषता की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें विशेषता ये है कि इसको इंक डालने पर हम अच्छी तरह से हेड राइटिंग में हम व्हाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो गया, ये जो पेन है इसमें एक गुण हुआ, ये क्या हो गया, गुण हो गया। उसी प्रकार से हम वर्ण की बात कर लेते हैं, तो वर्ण की विशेषताएं होती है। तो कौन कौन विशेषताएं होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला बच्चों कि यह एक ऐसी इकाई है जिसके टुकड़ा नहीं किया जा सकता है।
पहला विशेषता समझिएगा, पहला विशेषता ये होता है कि यह एक ऐसी इकाई है इसके टुकड़ा या टुकड़ा नहीं होता है। इसको क्या होता है? टुकड़ा नहीं हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा, है ना। दूसरा क्या कर रहा है बच्चों? दूसरा हम समझ लेते हैं। दूसरा कर रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा, जो भाषा अभी हम बताए हैं कि भाषा किसे कहते हैं, उसके बारे में हम पूरा डिटेल वीडियो में बताए हैं। उसी पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है वर्ण में भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जब छोटा से छोटा भाग को ही वर्ण में जोड़ा जाता है। ठीक है। तीसरा की बात कर लेते हैं। इसके योग से शब्द बनता है। क्या कर रहा है कि वर्ण का योग मतलब वर्ण को जोड़ने पर ही शब्द बनता है। क्या बनता है बच्चों? तो शब्द बनता है। तो हम जान गए हैं कि वर्ण की विशेषताएं की बात कर लेते हैं। तो वर्ण की विशेषताएं 3 हैं। तो कौन कौन हो सकते हैं? तो सबसे पहले ये होगा, यह एक ऐसी इकाई है इसके टुकड़ा नहीं होते हैं। दूसरा बात कर लेते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके योग से शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? इसके योग से हमें क्या बनता है? शब्द बनता है। तो अब हम इतना विशेषता भी जान गए, तो वर्ण का प्रकार भी जान लेते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होता है ना। क्या होता है बच्चों? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण, एक व्यंजन वर्ण, है ना। तो आपको व्यंजन वर्ण स्वर्ण वर्ण पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि आपको सवाल में इस स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वर्ण कितनी प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होता है। तो कौन कौन होता है? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। कौन कौन होता है? वर्ण 2 प्रकार के, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम समझ गए होंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण हम 2 प्रकार के हम जानते हैं। तो कौन कौन? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। अभी समझ गए कि स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, वर्ण की प्रकार 2 गो, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम बात कर लेते हैं कि स्वर्ण वर्ण किसे कहेंगे। जो स्वर्ण वर्ण होता है वो हम किसको बोलेंगे। तो यहाँ परिभाषा है, कर रहा है जिसके उच्चारण में कोई सहायता नहीं ली जाती है। क्या कर रहा है? जिसके उच्चारण में कोई सहायता नहीं ली जाती है, ऐसे ध्वनि को स्वर्ण वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे स्वर्ण वर्ण को हमें कह रहा है ना, जिसके उच्चारण में कोई सहायता नहीं ली जाए, और ऐसे ध्वनि स्वर्ण वर्ण कहलाती है। हम सबसे सिंपल भाषा में अगर इसका परिभाषा दें, तो सबसे सिंपल भाषा में हम इसको बोल सकते हैं, जिसके उच्चारण में कोई किसी शब्द का या तो किसी शब्द का सहायता न लिया जाए, ली जाती है, ऐसे ध्वनि को हम क्या बोलेंगे? स्वर्ण वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऐसे ध्वनि को हम स्वर्ण वर्ण बोलेंगे। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से अगर यदि देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं आ में कोई और शब्द का सहायता लिया गया है? नहीं, सिर्फ आ के ही सहायता लिया गया है। ई का, अगर ई की बात हम करते हैं तो ई में कोई दूसरा स्वर्ण आया है? नहीं आया है, तो एक ही स्वर्ण है। ऊ में कोई और स्वर्ण जुट रहा है? नहीं। अगर हम आ की बात कर लेते हैं तो आ में जुट रहा है आ प्लस एकार, आकार जुट रहा है ना, तो इसमें कोई ना कोई एक शब्द जुड़ रहे हैं। तो इसको हमको क्या करना है? नहीं लेना है। ठीक है। अब हम बात कर लिए कि स्वर्ण वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण के भी प्रकार होता है। तो स्वर्ण वर्ण भी 3 प्रकार की होती है। ठीक है। तो बच्चों हम समझते हैं कि स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर्ण वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो हम सबसे पहले समझते हैं कि स्वर्ण वर्ण की प्रकार। तो एक हस्तई स्वर्ण होता है, एक दीर्घई स्वर्ण होता है, एक वो लुप्त स्वर्ण होता है। तो अब हम स्वर्ण वर्ण की बात कर लेते हैं। तो स्वर्ण वर्ण की परिभाषा भी हम जान चुके हैं, इसकी प्रकार भी हम समझ लेते हैं कि स्वर्ण वर्ण 3 प्रकार के, हस्तऊ स्वर्ण वर्ण और दीर्घ स्वर्ण वर्ण और विलुप्त स्वर्ण वर्ण, है ना। तो इतना बात समझ गए ना। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं बच्चों कि ये बात तो समझ गए होंगे कि हस्तऊ स्वर्ण वर्ण, दीर्घऊ स्वर्ण वर्ण और विलुप्त स्वर्ण वर्ण। तो हम एक एक करके परिभाषा को भी हम देख लेते हैं, है ना। तो परिभाषा की हम बात कर लेते हैं। तो एक एक करके हम परिभाषा समझ लेते हैं। सबसे पहला परिभाषा स्वर्ण वर्ण की देखते हैं, है ना। तो स्वर्ण वर्ण किसको बोलेंगे? तो स्वर्ण वर्ण, चलिए देखते हैं हम स्वर्ण वर्ण की 3 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला स्वर्ण हस्तऊ स्वर्ण वर्ण बोलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं हस्तऊ स्वर्ण वर्ण। तो इसको परिभाषा के क्या होगा?
होगा। इसका परिभाषा की बात कर लेते हैं तो इसको परिभाषा होगा जिन स्वरों को उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हस्तौ स्वरबन कहेंगे। कह हस्तौ स्वरबन किसे बोलेंगे? तो हस्तौ स्वरबन उसी को बोलेंगे जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो, जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो उसे हमें क्या बोलेंगे? हस्तौ स्वरबन कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हस्तौ स्वरबनों की संख्या कितनी होती है। तो हस्तौ स्वरबन की संख्या 4 होती है। हस्तौ नोट में यहाँ लिख दिया गया है कि हस्तौ स्वरबन 4 की संख्या की बात कर लेते हैं तो 4 होता है। जैसे में आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया इत्यादि, ये 4 शब्द है। इसका उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? हस्तौ स्वरबन बोलेंगे। अगर आपसे सवाल ऐसा पूछ लिया जाएगा कि हस्तौ स्वरबनों की संख्या कितनी है तो 4 है। अगर बात पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन है तो आपको जवाब देना है या तो आ होगा, या तो ई होगा, या तो ऊ होगा, या तो री होगा। यही 4 वो हो सकता है, इसके अलावा नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि दीर्घ स्वर्ण की। तो दीर्घ स्वर्ण किसे बोलेंगे? तो दीर्घ स्वर्ण इसका परिभाषा हम कैसे करेंगे? तो जिन स्वर्णों के उच्चारण में हस्तौ स्वर्ण की दुगना समय लगता हो उन्हें हम दीर्घ स्वरबन कहेंगे, दीर्घ स्वरबन कहेंगे। तो देखिए इसमें सवाल यहीं से छिपा हुआ है, जो फर्स्ट है उसी को कह रहा है। जिन स्वर्णों के उच्चारण में हस्तौ स्वरबन के दुगना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वरबन कहेंगे। जैसे इसकी हम बात कर लेते हैं तो इनकी संख्या की हम बात करते हैं तो इनकी संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वरबनों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। तो कौन कौन होते हैं? तो आपको से ये सवाल पूछ लिया जाएगा कि दीर्घ स्वरबनों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। आपसे ये भी सवाल पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन दीर्घ स्वरबन है, तो आपको जवाब अगर ये 7 आपको याद होगा तो आप आसानी से क्या करिएगा? इसका आंसर दे दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या है? आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, दीर्घ ऊ हो गया, है ना। देखो आ हो गया, दीर्घ ई हो गया, समझिएगा। आ हो गया, दीर्घ ई हो गया, दुर्गा ऊ हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। इसमें क्या होगा? जो हस्तौ स्वरबन था उसको इसमें समय कितना लग रहा है? दुगना लग रहा है बोलने में। जैसे हम आ बोल रहे हैं, अगर आ बोल रहे हैं तो कम समय लग रहा है ना। आ अगर बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा हमको जोड़ देना पड़ रहा है ना। तो इसी को हम बोलते हैं कि दीर्घ स्वरबन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं विलुप्त स्वरबनों की संख्या। विलुप्त स्वरबन किसे बोलेंगे? तो विलुप्त स्वरबन की हम बात कर लेते हैं तो इनको परिभाषित करेंगे बच्चों। तो इनका परिभाषा होगा कि जिन स्वर्णों के उच्चारण में हस्तौ स्वर्ण से 3 गुना समय लगता हो। सबसे पहले बात समझिएगा, जो हस्तौ स्वरबन है उसी को बार बार रिपीट कराना कि जिन स्वरों के उच्चारण में हस्तौ स्वर से 3 गुना समय लगता हो उन्हें स्वर को विलुप्त स्वरबन कहेंगे। जैसे हम बात अगर हम कर लेते हैं, अगर बात हम करते हैं तो इसका उदाहरण हो जाएगा ओ यू, है ना। इसमें क्या हो रहा है? 3 गुना समय लग रहा है ना। हे बोल रहे हैं, अगर यदि हे बोल रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है? हे मतलब 3 गुना समय लग रहा है। राउंड, है ना, ये सब क्या हो गया? ये 3 गुना समय लग रहा है ना। तो अब हम समझ गए हैं इतना बात को। तो चलिए अब हम व्यंजन वर्ण के बारे में बताते हैं। व्यंजन वर्ण के कौन कौन होते हैं, या देखिए स्वर्ण वर्णों की हमको कहानी खत्म हो गया। अब हम व्यंजन वर्ण समझ लेते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे, व्यंजन वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, वो चीज हम पूरा डिटेल ये वीडियो में समझ लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। ताकि जो भी बच्चा अभी तक हिंदी ग्रामर में कंफ्यूजन है कि हिंदी ग्रामर नहीं समझ में आ रहा है, उनको जरूर ये वीडियो समझ में आएगा। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको साथ तो जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए। चलिए अब हम व्यंजन वर्ण की बात करें। हम समझते हैं कि व्यंजन वर्ण की कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं कौन, अब किनको, अब व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले हम व्यंजन वर्ण की बात कर लेते हैं बच्चों। तो व्यंजन वर्ण की परिभाषा जान लेते हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों कि व्यंजन वर्ण की परिभाषा हम समझते हैं कि व्यंजन वर्ण कहते हैं किसे। तो अब यहाँ पे हम देखिए लिखे हैं कि व्यंजन
वर्ण के क्या अर्थ होता है। इसका तात्पर्य ये होता है बच्चों कि व्यंजन वर्ण किसे कहें ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी को परिभाषित हम किए हैं। ठीक है, कह रहा है ना वे वर्ण, यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, अब इतना बात आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। अभी हम बताए हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। तो हम स्वर वर्ण को पूरा डिटेल समझ गया, अब व्यंजन वर्ण को हम पूरा समझेंगे। तो व्यंजन वर्ण की परिभाषा की बात करें तो व्यंजन वर्ण की परिभाषा लिखेगा वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हमें व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगर बात हम कर लेते हैं बच्चों कि इसको हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, आपसे सवाल ये भी पूछा जाता है। जो भी इसमें सवाल क्वेश्चन है ये बता रहे हैं वो एक एक पॉइंट आपको आंसर होगा। तो अब अगर इसमें पूछ लिया जाएगा कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। कितने होती है बच्चों, तो 33 होते हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि व्यंजन वर्ण की प्रकार। अब हम समझ गए कि व्यंजन वर्ण की परिभाषा समझ गए, व्यंजन वर्णों की संख्या तो हिंदी में 33 होती है। उसके बाद कहीं ना कहीं इसका भी प्रकार होगा, व्यंजन वर्ण की प्रकार होगा। तो व्यंजन वर्ण की प्रकार की हम बात करते हैं तो व्यंजन वर्ण 3 प्रकार की होती है। व्यंजन वर्णों की प्रकार की बात हम करते हैं तो व्यंजन वर्ण 3 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं स्पर्श व्यंजन, इसका जो होता है फर्स्ट। तो अगर ये तो भेद भी कहे तो व्यंजन वर्णों की भेद कितनी होती है, तो 3 ही बोलेंगे। तो प्रकार की बात करें तो 3 ही होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे फर्स्ट, तो स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। फर्स्ट को क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। दूसरा को अंतःस्थ व्यंजन बोलेंगे, है ना। और तीसरा बोलेंगे उसमेय व्यंजन। क्या बोलेंगे बच्चों, तीसरा बोलेंगे उसमेय व्यंजन। तो आप समझ गए होंगे कि व्यंजन वर्णों की संख्या 3 होती है। व्यंजन वर्णों की प्रकार कितनी होती है, तो व्यंजन वर्ण की प्रकार 3 होती है। तो कौन कौन होते हैं बच्चों, तो कौन कौन होते हैं, तो कौन कौन की बात हम कर लेते बच्चों। तो स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उसमेय व्यंजन। चलिए तो हम एक एक करके डिटेल समझते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन किसे बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन किसे बोलेंगे और उसमें व्यंजन किसे बोलेंगे। तो ये जितना भी आपको बताए हैं कि व्यंजन की प्रकार है, इसमें कहीं न कहीं आपको सवाल छिपा हुआ है। इसी में से आपको आंसर बताना, यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादातर पूछा जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, सबसे फर्स्ट की बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम स्पर्श व्यंजन को समझ लेते हैं कि आखिर स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं। तो स्पर्श व्यंजन की हम बात कर लेते हैं बच्चों। तो इसका परिभाषित करेंगे तो हम लिखेंगे ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय मुंह से किसी न किसी अंगों का स्पर्श होता है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। बात समझिएगा, यहाँ पे परिभाषा, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय मुंह से किसी न किसी अंग का स्पर्श होता है उसे हम कहेंगे स्पर्श व्यंजन। तो बात कर लेते हैं, अगर हम कोई शब्द बोलते हैं, अगर का बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरा कंठ का स्पर्श कर रहा है। अगर हम बोलते हैं टा, अगर टा बोलते हैं तो हमको तालु, जीव और तालु में सटता है तब जाके टा बोलते हैं। तो उसी को हम स्पर्श व्यंजन करेंगे। या तो बोलते समय, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय या मुंह से किसी न किसी से स्पर्श होता है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या की हम बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। तो कह रहा है ना कि वर्ण में
का से लेकर म तक 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों, अगर आपसे सवाल ऐसा टाइप से पूछा जाए कि व्यंजन वर्णों में कहां से कहां तक है जो 25 है, तो हम सीधा बोलेंगे का से लेकर म तक है। कहां? का से लेकर म तक है, जो ये हमें क्या है, स्पर्श व्यंजन है। इनको संख्या की हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो इनको संख्या 25 होती है। कितने होते हैं? तो इनको संख्या 25 होता है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे कि इसको संख्या कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। अब हम समझते हैं तो इसको बोलते हैं तो स्पर्श करता है, तो कैसे हमको पता चलेगा कि ये स्पर्श कर रहा है? तो चलिए इसके जीता जागता उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, आप लोग बोल के देखिए और समझिएगा कि हमने सही बताया। देखिए इसको हम क वर्ग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसको क वर्ग बोलते हैं। जो फर्स्ट होता है क ख ग घ अंगा, उसको हम क वर्ग बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? क वर्ग बोलेंगे। अब देखिए इसको अगर बोलिएगा तो हमको कंठ का स्पर्श करेगा। किसको स्पर्श करेगा? तो कंठ के स्पर्श करेगा। तो कंठ के जब स्पर्श करेगा तो चलिए एक बार हम बोल के चेक भी कर लेते हैं। आप लोग भी साथ साथ बोलिए कि सच में कंठ से बोल रहे हैं या स्पर्श कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए एक बार आप भी बोलिए। देखिए हम बोल रहे हैं ना का, आप भी बोलिए का। तो देखिए कहीं ना कहीं हमें कंठ से स्पर्श कर रहा है। कहां से कर रहा है बच्चों? तो कंठ से स्पर्श हमें कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वर्ण है जो इसमें स्पर्श व्यंजन है। ये कौन सा है? तो क है जो स्पर्श व्यंजन है। अगर हम खा के चेक कर लेते हैं तो खा, ख अगर बोल रहे हैं वो भी कंठ से ही बोल रहे हैं, कंठ का स्पर्श कर रहा है। तो आप भी एक बार बोल के चेक करिए कि कंठ से बोल रहे हैं, स्पर्श हो रहा है या नहीं। अगर हम ख बोलते हैं तो कंठ से स्पर्श हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? कंठ से स्पर्श हो रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ग। ग भी बोल रहे हैं तो हमें कंठ से स्पर्श कर रहा है। तो क्या हो रहा है? कंठ से स्पर्श कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए घ भी बोल रहे हैं तो हमें कंठ से स्पर्श कर रहा है। अड़ा, आड़ा तो वर्गीना, ऐसे भी बोल सकते हैं तो वर्गीना। तो ये हमें क्या कर रहा है बच्चों? तो कंठ से बोल रहे हैं, स्पर्श कर रहा है। इसे हमें स्पर्श व्यंजन वर्ण में कहेंगे। इसको हम ये भी लिख सकते, यहाँ पे देखिए साइड में लिख दे कंठ। अगर आपसे इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा वर्ग कंठ से बोला जाएगा, तो आपको ये दे दिए क ख ग घ अंगा। तो अगर ये सब अगर आपको रहेगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, वहां टिकअप कर सकते हैं कि क वर्ग है जो कंठ से बोला जाता है। या तो आपको इतना में इस पांचों में से कोई एक दे देगा। आपको पूछा जाएगा कि कौन सा शब्द है, कौन सा वर्ण है जिसको हम कंठ से बोलेंगे। तो आपको खा रहेगा, या तो ग रहेगा, या तो घ रहेगा, या तो अड़ा रहेगा, या तो का रहेगा। चलिए अब हम बात का वर्ग को समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ देखिए चा वर्ग। तो चा वर्ग को, जो चा वर्ग है उसको हम तालु से बोलते हैं। किससे बोलते हैं बच्चों? तालु। तो आखिर तालु होता कौन है? तो तालु को बोलते हैं, तो तालु किसको? तो देखिए जब चा बोलिएगा या तो तालु से वही शब्द बोलिएगा तो देखिएगा जीव है जो आपका ऊपर तालु में सट जाएगा, उसी को हम तालु बोलते हैं। तो देखिए अगर चा वर्ग की बात करते हैं तो चा वर्ग में हमें तालु का प्रयोग हो रहा है। देखिए अगर चा बोलिएगा तो जीभ आपको ऊपर वाले हिस्से में क्या होगा, जी जब चा बोलिएगा तो आपको जीभ है जो ऊपर वाले हिस्से में सटेगा, तब जाके ये शब्द बोलते हैं। इसी को हमें तालु बोलते हैं। तो देखिए कौन कौन आ जाएगा? चाय आ जाएगा, छाय आ जाएगा, जाय आ जाएगा, झ इया। ये सब शब्द है जो हम तालु से बोल रहे हैं। किसे बोल रहे हैं बच्चों? तालु से बोल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं टावर्ग। टावर्ग, टावर्ग हम किसे बोलेंगे? मूर्धन्य से। तो मूर्धन्य किसको बोलेंगे? टा, टा, टा। कहीं ना कहीं टा बोल रहे हैं तो मूर्धन्य अपने ये दोनों सट जाएगा। टा, देखिए बोलेंगे आप लोग भी साथ साथ बोलते जाइए। इसी को हम बोलेंगे मूर्धन्य। जिसे बोलिए ट, ठ, ड, ढ, टवर्गीना। क्या हो जाएगा बच्चों? ट, ठ, ड, ढ, टवर्गीना। ये कहीं ना कहीं मूर्धन्य से ही बोल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ता वर्ग। तथा दादा की बात कर लेते हैं। तो ता जो वर्ग है उसको हम किससे बोलेंगे? दांत, दंत से। दंत कहने का मतलब कि अगर हमें
ता बोलते हैं बच्चों, अगर ता जब भी बोलते हैं तो देखिए ता बोलेंगे तो हमको जीभ है जो दांत से स्पर्श करेगा, किससे करेगा, दांत से स्पर्श करेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ता वर्ग में आ जाएगा। तो देखिए हम तालु दंत से बोलेंगे इसको, देखिए ता था दा धा ना, अगर साथ में अगर बोलते हैं तो देखिए आपका जो जीभ है जो आपको दांत से स्पर्श कर रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन वर्ण से ही हम बोलते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं पा वर्गी की, मेरा ये क्या बच रहा है, पा वर्ग, तो पा वर्गी की हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो देखिए पा वर्ग होठ है, जो आपका ये होठ है ना, तो अगर पा वर्ग में बोलिएगा जो भी पांच हुआ है, अगर पांचों को बोलिएगा तो जो आपका होठ है जो कहीं ना कहीं दोनों में सटेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, होठ। तो देखिए प फ ब भ म, अगर हमें पा बोल रहे हैं, पा बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोनों मेरा होठ क्या हो रहा है बच्चों, सट रहा है, इसी को हम बोलेंगे हमें पा वर्ग, इसको क्या बोलेंगे, होठ से। तो ये सब सवाल आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आई होप ये क्वेश्चन इतना समझ गए होंगे। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं, स्पर्श व्यंजन मेरा खत्म हो गया, अब यहाँ क्या कर रहा है, अंत अस्त व्यंजन है ना, स्पर्श व्यंजन समझ गए होंगे आप लोग, तो कमेंट में जरूर हमें बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। चलिए अब अंतस्थ व्यंजन हम समझते हैं कि अंतस्थ व्यंजन किसको बोलेंगे, चलिए इसको हम बोलेंगे किसको, देखिए इसको देख लेते हैं, इसमें कौन कौन हो जाएगा हमें, तो अंतस्थ व्यंजन में या रा ला वा क्या हो जाएगा, इसमें बहुत सिंपल है, अब ज्यादा समझने की बात नहीं है, बस इतना समझ गए, इसमें कौन कौन हो जाएगा, या रा ला वा, ये कौन सा हो जाएगा वर्ण बच्चों, तो हम इसको अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। इसकी प्रकार की हम बात कर लेते हैं, तो इसकी प्रकार दो होती है ना, सॉरी तीन होती है, तो कौन कौन, उष्मीय व्यंजन, सॉरी नहीं यही इतना ही होता, उष्मीय व्यंजन में हमें आ जाता है कौन कौन, देखिए एक उष्मीय व्यंजन जैसे सा हो गया, डंटी सा है ना, सा एक डंटी सा, ये सा, हाँ ये कौन हो जाएगा, उष्मीय व्यंजन हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखेगा, आपको से सवाल पूछ ले जाएगा उष्मीय व्यंजन कौन है इनमें से, तो आपको चार को दे दिया जाएगा जिसमें एक वो रहेगा और बाकी तीन वो गलत रहेगा, तो आप आसानी से क्या कर लीजिएगा, टिक अप कर लीजिएगा। अब घोष व्यंजन है ना, अब घोष व्यंजन इसको बारे में हम भी जान लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, कहीं कहीं सवाल में अब घोष व्यंजन के बारे में पूछ लिया जाता है सवाल कि आप घोष व्यंजन किसको बोलेंगे। तो आप घोष व्यंजन की बात करते हैं तो देखिए समझिएगा कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा क्या करा, प्रत्येक वर्ग का, एक बात की नहीं कर, एक वर्ग की बात नहीं करा, प्रत्येक, जैसे इसमें है वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, इसमें से प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण है, उसी को हम बोलेंगे अब घोष वर्ण। अब हम बात कर लेते हैं का वर्ग की, तो कौन कौन बात, तीसरा और चौथा और पांचवा, तो तीसरा चौथा पांचवा, तो ये मेरा क्या हो गया, अब घोष वर्ग हो गया, सॉरी अब घोष व्यंजन हो गया। जैसे यहाँ पे लिख दिए हैं का हो, गा हो गया, घा हो गया, अड़ा, अब यहाँ चा छा जा, तो यहाँ तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ पे देखिए ये भी आगे जाएगा, अड़ा तो वर्गीना ना, ता था दा धा ना, अब यहाँ पा फा बा भा मा, ये क्या हो जाएगा, अब घोष व्यंजन वर्ण हो जाएगा। तो अगर यदि आपको ये याद हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप आसानी से ये सब घोष व्यंजन, तो आप घोष व्यंजन की याद रखिएगा कि तीसरा चौथा पांचवा शब्द होता है जो अब घोष व्यंजन होता है कोई भी व्यंजन में, है ना, वर्ग में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ से वे है कि अल्प प्राण व्यंजन है ना, अल्प प्राण व्यंजन किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण तथा उष्मीय वर्ण या महाप्राणीय व्यंजन कहेंगे, महाप्राणीय व्यंजन। जैसे हम बात कर लेते हैं इसमें, तो कौन कौन, तो यहाँ याद रखेगा दूसरा और चौथा, तो दूसरा इसमें कौन, का वर्ग में का और घा, तो यहाँ पे देखिए खा और घा है, यहाँ छा और जा है, टा और टवर्गिना है, खा है, धा है, पा है, या है, ठीक है। तो ये बात समझ गए। अब उष्मीय व्यंजन, अब यहाँ से ये मेरा लास्ट है तो लास्ट को भी समझ लेते हैं कि उष्मीय व्यंजन डंटी सा सा हा स
और हाथ तक है। यही मेरा क्या हो जाएगा उष्मीय व्यंजन है, जो कि हम उष्मीय व्यंजन यहाँ भी आप लोगों को बताए हैं, यहाँ भी मेरा यही हो जाएगा। तो ये सारा जो सब वीडियो हम ये सारा क्वेश्चन जो हम आप लोगों को समझाए हैं, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से हम आप लोगों को वीडियो हिंदी ग्रामर से लेकर हर एक चैप्टर का इसी टाइप से हम आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं तो आप जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि कौन सा वीडियो आप किस टाइप का वीडियो चाहते हैं हमें से, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में।